सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं हूं अलीना इलियास, समी इब्राहिम, राना ताहिर मेरे साथ। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम केसेस की समाअत थी। समी साहब वहां पर मौजूद थे, कुछ जानेंगे उस हवाले से, और जो रीजनल पॉलिटिक्स है इसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। जी समी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना, बिल्कुल बड़ी अहम आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, 3-4 केसेस हैं। एक तो बॉर्डर एरिया के पास जो लोग सेटलर थे उनके केस, दूसरा पाक पतन की जो अराजी का स्कैंडल है जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जिसमें तौहीन अदालत भी लग सकती है क्योंकि उन्होंने कोर्ट की एक वायलेशन की उस वक्त और वो नोटिफिकेशन जारी कर उसकी भी समाअत हुई। फिर एक सखर प्लस क्लब के हवाले से एक केस की समाअत हुई। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मूव की थी पिटीशन जनाब फ़रोग नसीम साहब की मेंबरशिप मनसूख करने के लिए, तो उस पर भी, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट केसेस थे। लेकिन इसमें जो ऑब्जर्वेशंस आई जजेस की, जस्टिस जनाब गुलजार अहमद साहब की जो फ्यूचर चीफ जस्टिस हैं, फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की, और वो जो इस वक्त जो माशरे में हो रहा है ना पूरा उसका अहाता करते हैं, वो मैं आप पर उस पर मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन एक जो डेवलपिंग स्टोरी है जी, वो बहुत अहम है जो मैं इस वक्त बताना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि जो इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान जो टेंशन है, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ईरान के साथ फ़ौजी कार्रवाई का पूरा मंसूबा बना के बैठा हुआ है, क्योंकि पिछले जो एक हफ्ते की 10 दिन की जो सारी डेवलपमेंट्स हैं उसमें तो एक बड़ी संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट है वो ये है कि इराक़ से जो अमेरिका का जो स्टाफ है, नॉन एमरजेंसी जिसको स्टाफ कहा जाता है, उनकी जो एम्बेसीज में और कौंसलेट में है, उनको कहा गया है कि आप निकल जाएं इराक़ से और अमेरिका चले जाएं वापस, या जहाँ से भी आप हैं आप चले जाएं। और जो उनका दो शहरों में जो उनकी वीज़ा सर्विस थी वो सस्पेंड कर दी गई है। वो सारा कौंसलर ऑफिस जो है अमेरिका ने अपना बंद कर दिया है। और अमेरिका के अंदर जो इस वक्त फ़ज़ा बन रही है उसमें जो एडवाइज़र हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो सारे के सारे वही लोग हैं, गालबन टीम वही है जिसने इराक़ पर हमला करवाया था। और उनकी अब ये ख्वाहिश है कि ईरान पर भी हमला हो जाए। और उसमें ख़ास तौर पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन है, वो तो जब बुश साहब के एडवाइज़र थे तो तभी कहते थे कि आप ईरान पर बॉम्बिंग करें। और ये जो सारा माहौल घड़ा इन्होंने, जिसमें इराक़ पर हमला किया गया और सीरिया पर भी जो अमरीकी फ़ौजी उतारे गए, WMDs और केमिकल वेपन्स, ये सारी जो कहानी बनाई गई थी, ये सारी की सारी उसके पीछे जॉन बोल्टन थे। अमेरिका, अगर आप अलीना थोड़ा सा इसके नज़र डालें ना माजी में, तो अमेरिका ने जहाँ पर भी कोई फ़ौजी कार्रवाई की है उसका उन्होंने कोई ना कोई जवाज़ बनाया। अपनी नाकामी को सामने वो लेके नहीं आए। 9/11 हुआ तो उन्होंने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया और ये कहा कि जी यहाँ से उड़ के आए थे सारे के सारे, और इतनी बमबारी की कि यहाँ पर उन्होंने, आज भी लोग अपने ज़ख्मों को चाट रहे हैं और आज भी एक कत्लो गारत का सा समा है और यहाँ पर टेंशन है। और फिर WMDs का बहाना बनाया कि जाली उन्होंने दस्तावेज़ात पेश की यूनाइटेड नेशन में, कॉलिन पावल जैसे एक शरीफ आदमी के ज़रिए जो वहाँ पर सारा केस बनाया। और फिर जब इराक़ पर हमला किया तो पता चला कि WMDs तो नहीं है। बाद में इतराफ़ किया गया कि ये हमने जालसाजी की थी। थोड़ा इससे पीछे चले जाएं, ये तो मैंने आपको अभी माजी की बताई है ना, रिसेंट माजी। आप 60 की दहाई में चले जाएं, 1964 टोंकन, वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स का, जो एक बहाना बनाया था वियतनाम के ऊपर, डायरेक्टली वियतनाम के साथ इन्वॉल्व, जनूबी वियतनाम के लिए उसके साथ इन्वॉल्व होने के लिए, तो वो सारे का सारा वो भी यही था कि एक US कहा गया था कि जहाज़ का नाम था मेडॉक्स, कि वो वहाँ पर एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन में, सिग्नल में वो उसमें मसरूफ़ थे कि जी वहाँ पर हमला किया गया। और फिर उसके बाद उसको बुनियाद बना के अमेरिका ने वियतनाम के साथ अपनी पूरी जंग शुरू कर दी थी। और आपको पता है वो इतना बड़ा जहाज़ था, सिर्फ एक गोली का उसमें होल मिला था, एक गोली का होल था, लेकिन अमेरिका पूरी वियतनाम की जंग में गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं मिसाल देता हूँ, मैं डॉक्टर आफिया सदीकी का जो केस है ना, मैं न्यूयॉर्क में वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पूरा मैंने उसको कवर किया है। आपको पता है आफिया सदीकी पर इल्ज़ाम, आफिया सदीकी ने जो गोली चलाई वो किसी को नहीं लगी, उससे कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, किसी भी आदमी को कुछ नहीं हुआ,
लेकिन उन्होंने कहा कि एक कहानी बनाई कि इसने गोली चलाई छीन के और अमरीकी फौजियों पर फायरिंग की, तो उस पर उसको सज़ा दी 80 साल से ज़्यादा उसकी कैद की सज़ा है। कोई बंदा ज़ख्मी नहीं हुआ, कोई बंदा मरा नहीं है, और एक गोली जो दीवार पे या 2 गोलियां लगी हैं वो अज्यूम किया गया कि वो उस बंदूक से चलाई गई है जो आफिया सिद्दीकी ने उस कमज़ोर लड़की ने छीनी, और फिर उनको सज़ा सुना दी गई। तो बहाना बनाता है। अभी अमेरिका जो है ना अपनी हर कार्रवाई से पहले पूरा केस बनाता है। अभी भी 4 मई को देखें, ये ज़रा इसको आप देखें, जो है ये 3 दिन पहले 4 दिन पहले यहाँ पर फजीरा में वाक़या होता है। क्या वाक़या, वहाँ पर जो UAE की जो बंदरगाह है उसके बिल्कुल नज़दीक है ये इलाका। 4 जी अमेरिका कहता है 4 वेसल्स पर हमला किया गया। किसने हमला किया इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। और ये फिर एक खबर ये चलाई जा रही है, अमेरिका ये कह रहा है कि इंटेलिजेंस, कहाँ की इंटेलिजेंस ये नहीं बताया जा रहा, कोई किसी मुल्क की इंटेलिजेंस है नहीं। सोर्सेज बड़े जी क्रेडिबल हैं, कोई आप बताएं कौन है, नहीं जी वो नामालूम है, कोई पता नहीं किसकी इंटेलिजेंस है। नामालूम सोर्सेज से ये कहा जा रहा है कि ईरान मनसूबाबंदी कर रहा है कि वो यहाँ पर जो है ना हुर्मुज़ स्ट्रेट पर, फिर अगर अमेरिका बात कर रहा है इस इंटेलिजेंस की या इन सोर्सेज की बात कर रहा है तो अपनी सोर्सेज की बात कर रहा होगा ना, अपनी इंटेलिजेंस की बात कर रहा होगा। आपको पता है डिप्लॉय की हुई है उसने। आपको पता है मीडिया में क्या रूल है, न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या रूल है कि कोई आदमी अगर कोई रिपोर्टर ये खबर फाइल करे ना कि ज़राए के मुताबिक, तो उस रिपोर्टर पर ये फ़र्ज़ होता है, लाजम होता है कि वो अपने एडिटर को कम से कम 2 अननोन सोर्सेज जो हैं उनसे बात कराएगा। यानी ये अननोन पब्लिकेशन के लिए होंगे, लेकिन एडिटर को पता होगा कि ये खबर कहाँ से आई है, उसके बगैर खबर नहीं छप सकती। ये पाकिस्तान वाला माहौल बना दिया इन्होंने। तो रिपोर्टर आगे फाइल करता है, ज़राए ने ये बात कहा और ये बात कही, और जब वो खबर सही नहीं साबित होती तो फिर रिपोर्टर ये कहता है देखा ना जी हमने खबर दी थी, खबर छाप दी तो वो काम नहीं हुआ। ये 2 नंबरी पाकिस्तान में ही चल सकती है। ये बिल्कुल अमेरिका इसी तरह की 2 नंबरी कर रहा है इस वक्त। ईरान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहा है कि जी ईरान वहाँ पर हमला करने वाला है, और फिर जॉन बोल्टन ने ये 9 मई को ऐलान किया कि जी 1,20,000 फौजी हम भेज रहे हैं। ये पेंटागन ने नहीं किया, जॉन बोल्टन ने किया, जो पहले ये कहते थे कि अमेरिका को बॉम्बिंग करनी चाहिए। अगरचे ट्रंप इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त जो एडवाइज़र हैं उनके, ये एक बड़ी संगीन सूरत हाल है। पाकिस्तान का ईरान नेबर है, और यहाँ पर जो आके वो हमले की प्लानिंग कर रहा है ईरान के ऊपर, या अगर कोई स्कर्मिशेस होती हैं तो वो कहाँ तक जाएंगी। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगी। हमें ये तय करना पड़ेगा कि इस खित्ते में अगर ये हो रहा है तो हम किसके साथ खड़े हैं, हम किसके साथ जाएंगे, या को अपना आप रोल प्ले करेंगे। आपने अपनी हिफाजत के लिए क्या किया है। ये अगर जंग छिड़ती है, ये अगर कोई अमेरिका लग ये रहा है कि ये बहाना बना के, ये बुनियाद बना के कि अमेरिका के ईरान जो है वो ये वेसल्स पर हमला करेगा, लेकिन असल किड़ वही न्यूक्लियर प्रोग्राम की है, और तेल के ज़खायर भी निकल रहे हैं। तो अब दूसरी बात ये है अलीना, इसको आप समझें कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल शेल्व कर दिया। अमेरिका के साथ उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, अमेरिका ने उनको माफ़ नहीं किया। ओबामा गए हैं तो ट्रंप ने आने के बाद यूनिलैटरली वो जो सारे का सारा मुआहदा ना वो कैंसिल कर दिया। तो जो पाकिस्तान में लोग जो बड़ी ये बातें कर रहे हैं ना, इस वक्त उनको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ तक आप लेटेंगे अमेरिका के आगे। IMF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये सब वो चीज़ें। उसके बाद जो अगली कहानी है वो NPT की है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। भारत को तो उन्होंने वो जो उसमें मेंबरशिप वो उसको उन्होंने दे दी वेवर, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर बना दिया। पाकिस्तान को वो ये रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। भारत को तो ये भी कह दिया कि आप ईरान से बेशक ऑयल ले लें, लेकिन पाकिस्तान को ये रियायत देने के लिए वो तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ी मनसूबाबंदी की ज़रूरत है, कौम को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। और ये अगर हमने एक स्ट्रेटजी नहीं बनाई इस खित्ते में अपने और अपने नेबर्स के मफादात के लिए, तो ये आने वाला वक्त बड़ी जब 9/11 हुआ उसके बाद फ्रंट लाइन इत्तेहादी में ना पाकिस्तान और फोर्सेस भेजी गई, तो यहाँ पर भी क्या वही हालात हो सकते हैं दोबारा से ईरान को लेके या चीज़ें लेकर? देखिए ईरान पर वो भी मुस्लिम मुल्क था। ईरान की लीडरशिप ने ये कहा कि हम कोई अमेरिका से जंग नहीं चाहते, हम कोई अमेरिका से हमला नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त ईरान नहीं है अमेरिका पर हमला कर रहा, इस वक्त ये अमेरिका है जो ये सारी बातें हमें जो नज़र आ रही हैं कि इस खित्ते में वो न्यूक्स के हवाले से
हमला करने वाला। और फिर जो इस खित्ते में इस वक्त इख्तलाफात चल रहे हैं मुस्लिम ममालिक के दरमियान, उनका वो फ़ायदा उठाना चाहता है और वो उस चीज़ को यूज़ करना चाहता है इस ईरान को दबाने के लिए, ईरान को मारने के लिए, और इजराइल उसके साथ है। अब पाकिस्तान को अपनी एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगी। ये आप आंखें बंद कर लें तो इससे हाथी चला नहीं जाएगा। वो जो अजदहा है वो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आपके पास भी न्यूक्स हैं, ये बात याद रखें जो मैं कह रहा हूँ। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सबकी आंखों में खटकता है, और ये जिसने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रखी थी उसने फांसी के फंदे को चूमा। और फिर ज़ियाउल हक पर बहुत ज़्यादा हम तनकीद भी करते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस प्रोग्राम को जारी रखा। और उनकी जो एक जहाज़ के हादसे में जो उनकी मौत हुई, उसमें कुछ लोग ये समझते हैं कि जो उनकी स्टबरनेस इस मामले पर थी वो ये भी शामिल थी बात, और दूसरी अफ़गान रिलेटेड चीज़ों के अलावा। फिर देखें इसमें डॉक्टर AQ खान, सलाम हम उनको पेश करते हैं, उनको इस्तेमाल भी किया, उनके ऊपर देखें पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, हमारे पास पैसे भी नहीं थे, कैपेबिलिटी भी बनानी थी, किसी से मदद ली, किसी को मदद की, वो चीज़ें हैं जो हम नेशनल मीडिया पे डिस्कस नहीं कर सकते। और बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो लोग अपने चैनल्स पर ओपन डिस्कशन नहीं करते, वो उनका ताल्लुक नेशनल सिक्योरिटी से होता है। तो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम ये हमारी ये एक वो डेटरेंस है, ये हमारी सलामती की ज़मानत है। तो जिन लोगों ने इसमें जो कंट्रीब्यूशन किया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि उनका दूसरा पॉलिटिकल एजेंडा क्या था या उन्होंने कैसे प्ले किया, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस हुकूमत पर ये फ़र्ज़ है, इसको समझे। आप जा रहे हैं वेस्ट की तरफ, इकॉनमी को आपने ठीक करना है, बड़ी अच्छी बात है। ये IMF पॉलिटिकल बैंक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक पॉलिटिकल चीज़ है। आप ये जो बड़ी आज महारत से और ये बड़े फ़ख्र से आप बता रहे हैं कि जी हमने उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन कर दिया, उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन कर दिया। कश्मीर को कोई छोड़ नहीं सकता, मैं रोज़ कहता हूँ यहाँ पे कोई भुला नहीं सकता। अगर किसी ने कश्मीर के खून के साथ गद्दारी की तो वो खसो खाशाक की तरह बह जाएगा, यहाँ पर वो रह नहीं सकता, कौम उसको माफ़ नहीं करेगी। तो ये चीज़ें हैं जिसके लिए एक आपको काउंटर स्ट्रेटजी बनानी है। क्या काउंटर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? ईरान को साथ लेकर चलना चाहिए, अफगानिस्तान को साथ लेकर चलना चाहिए? बिकॉज बहुत से लोग ये लिखते हैं और कहते भी हैं कि पाकिस्तान पे हमेशा सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस रहा है। नहीं, सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पर है। इस वक्त मामला सऊदी अरब और ईरान का नहीं है, ये मामला है ईरान और अमेरिका का। लेकिन सर जब वॉर होती है तो ब्लॉक्स बन जाते हैं ना? नहीं, ब्लॉक्स डेफिनेटली बनते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये इसके लिए ये काम मेरा और आपका नहीं है कि हमने खारजा पॉलिसी बनानी। जिस वक्त फॉरेन ऑफिस बैठता है उनके पास तमाम इंफॉर्मेशन होती है, प्रोज कॉन्स। क्यों राना साहब, उनके पास हर इंफॉर्मेशन होती है कि अगर हमने ये एक्शन लिया तो इसका ये रिएक्शन आएगा। हमने आपने बैलेंस करके चलना है आपको। तो ईरान भी हमारा एक ब्रदरली मुल्क है, सऊदी अरब के हम पर बड़े एहसानात भी हैं, उसने हमेशा हर मुसीबत में हमारा साथ दिया है और अभी भी उन्होंने बड़ा साथ दिया। नहीं हुआ सिर्फ, लेकिन अच्छा अगर चाइना की तरफ से मटेरियलाइज होता है ना, सऊदी अरब की तरफ से नहीं। एक राना साहब एक चीज, मैं देखिए मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि हमें एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जिसमें हम अपना खाना ठीक रखें। लेकिन ईरान के हवाले से मैं ये बता दूं, ईरान इंडिया के बहुत नज़दीक है, हमें ये चीज़ भी देखनी है। ये जो कुलभूषण जाधव का जो नेटवर्क था ये ईरान से काम कर रहा था, ये भी हमें चीज़ देखनी है। ईरान ने कश्मीर के मसले पर और ट्रेडिशनली जो दूसरी चीज़ें हैं उन पर भारत का ज़्यादा साथ दिया। अभी भी चाह बाहर भारत को दिया उन्होंने, अभी भी वो उसके अच्छा वो एक अपनी अलग चीज़ है। मैं अगर अमेरिका ने ईरान के साथ जंग किए तो उसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप 10 चीज़ें अमेरिका की सपोर्ट करते हैं, 15 चीज़ें या 5 चीज़ें अपोज भी करते हैं। तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान की रियलिटीज़ को सामने रख के बनानी चाहिए। ईरान हमारा एक ब्रदरली मुल्क है, हमारा नेबर है। आप अपने नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते राना साहब। जी समीर साहब, बिल्कुल आपने जैसे ये कही ना बात के, देखें हमें ये देखना है कि ये सारी सूरत हाल जो है, देखिए अमेरिका का भारत भी एक बड़ा ज़बरदस्त एलाई है। भारत के बहुत सारे मफादात ईरान में हैं। क्या अमेरिका ईरान पर हमला करके भारत के उन मफादात को नुकसान पहुंचाएगा? दूसरी बात समीर साहब, अब ये सूरत हाल 9/11 वाली नहीं है। दुनिया 9/11 के मुकाबले में काफ़ी बदल चुकी है। अब रूस जो है वो 9/11 के वक्त जो रूस था अब वो रूस नहीं है। अब चाइना भी वो चाइना नहीं है जो 2001 में था, फ़ौजी एतबार से भी और बाकी हवालों से भी। तो इंडिया को अमेरिका को ईरान पर हमला करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। बोल्टन साहब जैसे एडवाइज़र जो हैं वो यकीनन ट्रंप को ये है सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक कि आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। इनके पूरा एक तसलसल है। इससे पहले आप देखें कि ये जो
बात करते हैं अवामी तबाही के हथियारों की, सबसे ज़्यादा तबाही तो अमेरिका ने जापान पर एटमी हमला करके की थी। इससे बड़ी दहशतगर्दी दुनिया में आज तक कोई हुई है। अच्छा, इसमें एक जो बात है जो इस वक्त मैंने पहले भी अर्ज़ किया, सऊदी अरब में जो अमेरिका के सफ़ीर हैं जनरल अबी ज़ैद, रिटायर्ड जनरल, वो क्योंकि सेट काम के रहे हैं, हेड रहे हैं और कमांडर रहे हैं, और ये जो सारा इराक ऑपरेशन हुआ उन्होंने किया। फुजीरा जो इंसिडेंट है उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि हमें जंप नहीं करना चाहिए, हमें इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और अगर तो इसमें वाकई कोई ईरान या कोई और इस तरह की कुव्वत मुलव्वस है तो फिर हम उसका तदारक सोचेंगे। लेकिन अमेरिका के अंदर जॉन बोल्टन और जो बहुत सारे दूसरे हाकिश जो लीडर हैं जो इस वक्त जिन्होंने ट्रंप साहब को घेरा हुआ है, और ट्रंप कहते हैं ना जैसी कोको वैसे कोको के यार, तो ट्रंप साहब ने भी अपने इर्द गिर्द वो लोग रखे हुए हैं सारे जो इंतहा पसंद हैं, जो बिल्कुल जो प्रोफाइलिंग पे यकीन रखते हैं, जो बॉम्बिंग पे यकीन रखते हैं। अब आप ये अंदाज़ा करें कि जो इराक वॉर, जो ईरान अमेरिका ने अभी जो रीपेमेंट्स करनी थी कोलिशन सपोर्ट फंड की, जो अफ़गान जंग की मद में पैसे रखे हुए थे, वो मैक्सिको के साथ जो दीवार बना रहे हैं ना, वहाँ पर वो फंड्स उन्होंने डाइवर्ट किए हैं। तो तब्दीलियाँ आ रही हैं, सोच बदल रही है, हमें भी अपनी सोच बदलना होगी, हमें भी वक्त के साथ साथ। और देखें ये साबित किया हमने जो 27-28 फरवरी को जब भारतीय फ़ज़ाइया ने इधर पाकिस्तान की तरफ हमला किया, खिलाफ वर्जी की, तो पाकिस्तान ने भारत के जहाज़ गिराए। जब तक जहाज़ गिराए नहीं, आप देखें मोदी की वो जो धमकियां थी और वो जो गुंडागर्दी की लैंग्वेज वो करता था, और जो अमेरिका कहता था कि जनाब ये इनका राइट है इंडिया का कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ करें, जब तक आपने ताकत का जवाब ताकत से नहीं दिया, जब तक आपने इंडिया के जहाज गिराए नहीं, जब तक पूरी दुनिया ने देखा नहीं कि वो जो मुच्छड़ था नंदन वो किस तरह पैदल जो है ना वो जा रहा था सर नीचा करके, जब तक आप ये ताकत से नहीं रोकते आप इनको, उस वक्त तक मैसेज ये नहीं जाता, मैं आपको बताऊं। और ये मैसेज गया पाकिस्तान का, तो ईस्टर्न बॉर्डर पे जो इन्होंने एक कहानी शुरू की हुई थी वो ख़त्म हुई, और अब कल परसों से ये खबर आ रही है कि अब वो ये कर रहे हैं, दरख्वास्तें कर रहे हैं कि जनाब आप अपना फायर रोकें, क्योंकि जो पाकिस्तानी ने जवाब दिया पाकिस्तान के बाद, देखिए हम लोग, हमारी फ़ौज छोटी हो सकती है, हमारे रिसोर्सेज के मसाइल हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, वो तारिक, वो जो फतेह है ना, तारिक फतेह इंडिया के अंदर बैठा हुआ जो करता है सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन, उसकी एक बात बड़ी ज़बरदस्त है। उसने कहा कि क्या मुकाबला करेंगे आप इन फौजियों का जो घर से मरने के लिए आ रहे हैं। ये पाकिस्तान की फ़ौज शहीद होने के लिए जाती है, ये जो 6 लाख 7 लाख हमारे जवान हैं, ये इनका मतमा नज़र शहादत है। तो जो शहीद होने के लिए जा रहा है वहाँ, उससे आप क्या लड़ेंगे भाई? वो तो रोटी के लिए लड़ रहे हैं, चाय के लिए लड़ रहे हैं, पानी के लिए, और इधर तो एक लाशा अपने कांधे पे रख के आती है माँ और कहती है मेरा दूसरा बच्चा ले जाओ। ये जज्बा, ये पाकिस्तान की फ़ौज के पास है जज्बा, और ये इसी से फ़ौज, इसी से खाइफ है अमेरिका भी, पूरी दुनिया भी, जिसका हम रोज़ाना रोना रोते हैं कि 5th जनरेशन वारफेयर, ये प्रोपेगेंडा कराते हैं हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़, अदालतों के ख़िलाफ़, ताकि लोगों का इत्मीनान उनसे हट जाए। लेकिन ये इत्मीनान हटने वाला नहीं है, यूं है रिश्ता, ये इस तरह से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तानी कौम भी जुड़ी हुई है और पाकिस्तान की फ़ौज से जुड़ी हुई है, और इसमें हमारी बड़ी कैपेबिलिटी है। बट इट इज़ हाई टाइम फॉर आवर पॉलिटिशियंस टू सिट डाउन एंड पॉन्डर एंड कम आउट विद द पॉलिसीज़ के जो हमें इस खित्ते में जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनका सही अंदाज में मुकाबला कर सकें। हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती। अच्छा समीर साहब, आप एक जो बात है वो बार बार कर रहे हैं, मतलब पिछले प्रोग्राम में भी आपने की है एनपीटी के हवाले से, तो आपको पास कुछ इस हवाले से कुछ खबरें हैं कि क्या कोई प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है? और हमेशा ये कहा है कि अगर पाकिस्तान साइन करेगा तो फिर इंडिया से भी करवाया जाएगा। नहीं, अब इंडिया के साइन का तो ख़त्म हो गया ना सिलसिला, इसलिए कि एनपीटी अगर आप साइन करते हैं तो आप एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में आप जाएंगे। इंडिया को तो वैसे ही वो ले गए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में। वो जो हम उसके साथ पैरिटी बनाते हैं, उस पैरिटी को जिस तरह अमेरिका ने ये कहा जी कि अब हम इंडिया को अलहदा डील करेंगे और पाकिस्तान को अलहदा डील करेंगे, तो उन्होंने वो हमें उस वक्त ये क्रेडिट भी जाता है आसिफ अली जरदारी साहब की गवर्नमेंट को, और जिनके आज नवाज शरीफ साहब के साथ बड़े ताल्लुकात हैं, कि ये सब कुछ जब हुआ तो उन्होंने, हालांकि वो एक पाकिस्तान की पोजीशन थी, डिप्लोमेटिकली कभी इन लोगों ने रेजिस्ट नहीं किया, कभी इन्होंने कहा कुछ नहीं उन्हें। ये तो अगर रेमंड डेविस 6 भी मार दे बंदे तो उठा के उसके हवाले कर देते हैं, कोई वो कहे तो अपने लोगों पर पाबंदियां लगा के उन्हें अंदर भेज देते हैं, कोई वो प्रेशर डाले तो अपने हीरो से टीवी पर माफिया मंगवा देते हैं। ये इस मुल्क में तो जुल्म ही हुआ। इस मुल्क में अगर कोई सिपा, अगर कोई खड़ा है तन के
और अपनी जान देने के लिए इस मुल्क के लिए तैयार है, तो वो मजदूर है जो ज़मीन का सीना चीर के हमारे लिए फसलें पैदा करता है, या वो मजदूर है जो उस किसान के साथ फैक्ट्री में के मुकाबले में खड़ा होकर, तो वहाँ पर वो भट्टी में गर्मी के सामने खड़ा होकर वो प्रोडक्ट्स हमारे लिए बनाता है। ये मुल्क तो मजदूरों, किसानों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये उन लोगों ने बनाया, वो खड़े हैं इसकी हिफाजत के लिए। जिन्होंने हम पे हुक्मरानी की, उन्होंने तो हमेशा बेचा। कभी एक टेलीफोन कॉल पर ढेर हो गए, लम्बे पड़ गए, और फिर बाद में ये कहना शुरू कर दिया मैं क्या करता। और भाई आपने फिर ये क्यों बनाई सारी कैपेबिलिटी, अगर आप क्या करते। छोटा सा मुल्क है वो नॉर्थ कोरिया, 6 दफ़ा मिल चुका है ट्रंप उनके साथ, क्या कर लिया अमेरिका ने उसका, आंखें दिखाते हैं सामने। और भाई ये पूरी हमारी तारीख भरी हुई है, कौम पूरी एक है। आप कौम को कहें तो सही कि ये सख्ती है, आप तो एमनेस्टी लेके आते हैं बड़े बड़े सरमायादारों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने बड़ा बड़ा माल बनाया है। कभी गरीब को एमनेस्टी दे दें यार, एक दिन उसे कहें तेरी रोटी फ्री है यार, तेरे लिए सब कुछ फ्री है, एक दिन तू खा ले पी ले, तू इतनी मोहब्बत करता है इस मुल्क से, अपनी जान तक देता है इसके लिए। आपको पता है ये ज़लज़ला आता है तो ट्रकों के ट्रक, वो किसी इदारे के ट्रक थे जो जा रहे थे, लोग घरों में रोटियां बना के तो जा रहे थे अपने हाथों से, अपनी चीज़ें जो खुद उनके लिए थी। अभी भी आप देखें शहर में खुदा की कसम जगह जगह पर लोग बैठे हुए हैं, कोई शरबत दे रहा है रफ्तारी के लिए, कोई खाना दे रहा है, सरकार ने कहीं लगाया एक जगह, क्या मुझे बताएं कितनी बेहिस है ये हुकूमत, ये सारी सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत। किसी ने किसी बड़ी जगह पर कोई स्टॉल लगाया कि आओ आज 5000 बंदे 6000 बंदे गरीब आदमी यहाँ पर आके करें अफ्तारी। हाँ, एक काम किया इमरान खान ने, मैं क्रेडिट देता हूँ उनको, पहली दफ़ा शेल्टर हाउसेस बनाए गरीब लोगों के लिए, जो बेचारे इन बड़े बड़े शहरों में, इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में भीख मांग कर गुजारा करते हैं, सर्दी में ठिठर ठिठर कर मरते थे, गर्मी में सन स्ट्रोक से मरते, उनके लिए शेल्टर होम्स बनाए बड़े बड़े शहरों में। अच्छा काम किया, लेकिन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। लीना, बात हम कहीं और लेके निकल गए। पहले ज़रूरी होती है कि आपके पास खाने के लिए कुछ है या नहीं। अब रमज़ान का महीना है तो वो जिन्होंने पैकेज दिया है वो अल्लाह माफ़ी दे, बंदा क्या के हर रोज़ कोई ना कोई पैकेज चल रहा होता है, फुटेज आ रही होती है ही नहीं। अच्छा फिर इसमें, अच्छा अब इसमें एक और भी है। पूरी दुनिया में हम लोग रहते हैं, राना साहब क्रिसमस होती है ना, तो वहाँ पर मार्केट्स में राना साहब सेल लग जाती है। वो चीज़ जो 10 रुपए की मिल रही होती है उन दिनों में 4 रुपए की मिलती है। रमज़ान शरीफ आया, वहाँ पर अमेरिका के बड़े बड़े स्टोर हैं, कनाडा के, यूरोप के, वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उन्होंने रमज़ान सेल लगाई है कि ये मुसलमानों का महीना है, चीज़ें सस्ती करते हैं हम। कारोबारी उसमें मकसद भी होता है कि ज़्यादा बिकेंगी, प्रॉफिट कम होगा, मार्जिन भी उतना रहेगा, लेकिन को वो चीज़ें मिल जाती हैं। ये भी यहाँ पर इस कौम में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे जो रमज़ान आया तो खजूर गायब, ऐसे ही है। अगर है तो इतनी महंगी कि गरीब का बच्चा उसे नहीं ले सकता, फ्रूट नहीं आप ले सकते। सर वो क्या है ना, आजकल एक लतीफ़ा चल रहा है बहुत ज़्यादा, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में दो दोस्त बैठे बातें कर रहे होते हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है कि मुझे पाकिस्तान की किसी महंगी तरीन जगह पे लेके जाओ, तो उसे पेट्रोल पंप पे ले जाता है। सो ये हालात है इस वक्त पाकिस्तान के, और ये है तहरीक इंसाफ। नहीं, तहरीक इंसाफ को जो मिला है ना, मैं तहरीक इंसाफ को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना आपसे बात कहूँगा कि हम बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट कर जाते हैं। कहीं जगहों पर कोताहियाँ, नाकामियाँ हमें तहरीक इंसाफ की नज़र आ रही हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। जैसे आज अभी हमने ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं कि हमें खारजा पॉलिसी वो रोबस्ट नज़र नहीं आती, जो इस खित्ते में चैलेंजेस हैं उनके लिए हमें तैयारी नज़र नहीं आती कि क्या उसके हवाले से। कल भी एक फ़ॉरेन कमेटी के सामने पेश हुए, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के सामने, तो ईरान के हवाले से जो अमेरिका की सिचुएशन है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ नहीं कहा उसके हवाले से, क्या हमारी पॉलिसी है। यहाँ पर ये कोताही है, मिल भी रहे हैं लोगों से, तो कोई ना कुछ डिस्कशन या बातचीत तो हो रही होगी, और बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब ही फॉरेन पॉलिसी को लीड कर रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में समी साहब फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी चीजें वाज़ेह हों, क्योंकि इस वक्त वो इकोनॉमिक कंडीशन में घिरे हुए हैं, यहाँ फिर आसिफ ज़रदारी आने जाने में घिरे हुए हैं, आने में घिरे हुए हैं। जो डोमेन में लोग रह रहे हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन राना साहब जो भी आपने कहना है ना, वो आप इस ब्रेक के बाद कहेंगे, क्योंकि मुझे अभी एक ब्रेक लेनी है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त छोटे से ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, पाकपतन केस से आप आगाज़ करेंगे या किसी और केस? मैं पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी रिलेटेड हम इशू डिस्कस कर रहे हैं, तो आज जो जस्टिस गुलजार साहब, आज मैं अदालत में खासे दिनों के बाद बेंच वन में गया, क्योंकि नहीं गया उसमें, तो आज जब मैंने सुना वहाँ पर ये केस
जो बॉर्डर एरिया में जो ज़मीनें अलॉट की जाती हैं उसकी दरख्वास्तें थी, अपीलें थी, कुछ मुतासरीन आए हुए थे। उसमें जस्टिस गुलजार साहब, जस्टिस मियाँ खेल और जस्टिस तारिक, ये 3 जज थे। और आज जो गुलजार साहब ने बात की, एक सच्चा पाकिस्तानी में बात कर सकता है। मैं आपको ये नीना इंतहाई दयानतदारी से बता रहा हूँ कि मैं जब भी सुप्रीम कोर्ट में जाता हूँ और मैं इन जजेस के जो रिमार्क सुनता हूँ, जिस अंदाज़ में ये चीज़ों को हैंडल करते हैं, तो आप यकीन करें, वो जैसे चर्चिल ने कहा था ना कि बाहर जाके देखो कि आपको इंसाफ मिल रहा है, अगर इंसाफ मिल रहा है तो इस मुल्क को कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊं, ये सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से रिलीफ देती है, जिस तरह से बात पाकिस्तान के मसाइल को ये सुनती है, देखती है, जजेस जिस तरह से देखते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला महफूज हाथों में है, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ज़रा ये देखें आप, इंडिया के अंदर जो बॉर्डर एरिया है, 20 मील का जो एरिया है वो बफर जोन है, वो सरकार ने अपने पास रखा है, कोई अलॉटमेंट नहीं। पाकिस्तान में बॉर्डर के ऊपर तक ऐसे ये लाइन है, तो यहाँ पर तक ज़मीन अलॉट की गई। और फिर आज ये पता चला कि वो जो बॉर्डर कमेटी है वो अपने ऑफिशियल्स को ज़मीनें अलॉट करते हैं, वहाँ पर जो चेयरमैन और पता नहीं कौन कौन जो उनके अहदेदार हैं, सब उन्हीं को ज़मीनें अलॉट कर दी गई। और फिर अब आज जस्टिस गुलजार साहब ने ये बात उठाई, उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट की का जवाबदीदा है कि वो इस हवाले से पॉलिसी बनाए, हम अदालत नहीं कह सकती। लेकिन जब आप सिक्योरिटी की देखते हैं तो ये आप देखते नहीं है कि ये बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक तक आपने अलॉटमेंट कर दी। कुछ ना कुछ तो आप जगह रखें, वहाँ पर जिन लोगों को आपने बिठा दिया, कल को वो कोई काम करें तो उसका ज़िम्मा किस पर आएगा? पाकिस्तान पर आएगा उसका ज़िम्मा। और फिर अगर इंडिया की फ़ौज वहाँ पर आती है बिल्कुल बॉर्डर पर, तो वो ये लोग क्या करेंगे? तो एक रिटायर्ड फ़ौजी थे, उन्होंने कहा कि मैं डिफेंड करूँगा, मैं लड़ूँगा। तो जस्टिस साहब ने कहा, जस्टिस गुलजार ने, कि पाकिस्तान की हिफाजत पाकिस्तान की फ़ौज के ज़िम्मे है, ये इंडिविजुअल्स को हक़ नहीं है कि वो बंदूकें उठा के चले जाएँ लड़ने के लिए। तो एक जो उनका करेक्ट था, वो जो बात कहना चाह रहे थे कि ये गवर्नमेंट की सवाबदीद है कि आप एक पॉलिसी बनाएं। उन्होंने वो सारे केसेस अटॉर्नी जनरल को और वो वापस भेज दिए कि आप इनको देखें, लेकिन एक पॉलिसी तो बना लें। आप बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर जो एरिया है उसको क्यों लोगों को देते हैं? वो इतना सेंसिटिव एरिया है, कितना आपके ऊपर, वहाँ पर अगर कोई दहशतगर्द इंडिया से बुलवा ले और फिर इंडिया वाले वहाँ पर आ जाएं जो पाकिस्तान का हिस्सा है और कहें कि देखें यहाँ पर आपके बंदे बैठे हुए हैं, ये तो क्या उसका जवाब होगा? ये किसी ने नहीं सोचा। जब आप ज़मीनें अलॉट करते हैं बिल्कुल ऊपर की अगली एंड बॉर्डर तक, लाइन तक, सोसाइटियाँ बनी हुई वहाँ पर नहीं, ये लोगों को उन्होंने रहने के लिए नहीं, वहाँ पर लोगों को रियायत दे दी ना। लोगों को 10 रुपए कनाल के हिसाब से अलॉट कर देते हैं। क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, रिटायर्ड फौजी हैं या नहीं? लेकिन एक वहाँ पर रिटायर्ड फौजी थे, उन्होंने कहा कि मैंने ख़रीदी है, मुझे अलॉट नहीं हुई। लेकिन वो NOCs मिलते हैं, एक बंदे को ज़मीन मिल गई, उसको NOC मिल गया। अब अगर उसने बेचनी है किसी दूसरे को तो उसको भी NOC चाहिए, उसने आगे बेचनी है उसको भी NOC चाहिए, लेकिन वो उन्होंने NOC नहीं हासिल की है। वहाँ पर बड़े फ्लॉज हैं। लेकिन असल जो मामला जो मैं जिसके लिए मैं ये चाह रहा हूँ, हम जो बात कर रहे हैं कि इतना सेंसिटिव एरिया राना साहब, वहाँ पर ज़मीनें अलॉट कर दी गई बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, कोई पता नहीं है कौन है कौन नहीं है। इधर शहरों में भी आप देखें, ये लाहौर जाएँ तो वो रनवे लाहौर एयरपोर्ट का ऐसा लगता है कि जैसे वो अस्करी की आबादी है, 7 अस्करी 10 है, कि वो उसके अंदर जा रही है बिल्कुल। वहाँ पर जगह इतनी एक ही मकसद नज़र आता है कि जगह कब्जा करो और उस पर हाउसिंग सोसाइटी बना। इस्लामाबाद न्यू एयरपोर्ट जो है, इसके भी आप देखें इर्द गिर्द कितनी हाउसिंग सोसाइटी सारी बना दी। अच्छा, अब ये चीज़ें आज, अच्छा ये एक तो ये बात थी। दूसरा राना साहब, आज एक और मुकदमा था, वो था सखर में प्रेस क्लब का। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर थे कि आप तय करें, वायबल को जगह लें, वो प्रेस क्लब पार्क में है और वो किसी और जगह चला जाए। लेकिन जो इंतज़ामिया है, उन्होंने जो सखर बेंच है सिंध हाई कोर्ट का, उनको एक तो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी, वो स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं दिखाए कोर्ट के बज़ाहिर, जिस पर उन्होंने उसका स्टे ऑर्डर ले लिया। आज जस्टिस गुलजार ने वो स्टे ऑर्डर, वो जो था उसका हाई कोर्ट का फ़ैसला, उसको कलअदम करार दिया और कहा कि सील आज ही तोड़ी जाए और सहाफ़ियों को वो प्रेस क्लब दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ 1 महीने का टाइम दिया कि आप कोई ऐसी कोई रजामंदी से कोई चीज़ जगह ले लें और वो पार्क जो है ना वो वागुज़ार हो जाए। यकीनन साफ़ी भी यही करेंगे। लेकिन 2-3 चीज़ें आज जो हुई वहाँ पर, जज साहब ने आज ये कहा, जिस वक्त ये सारा कि जी वहाँ पर लगा दिया गया, ताला लगा दिया गया और टेंटों को भी हटा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो क्या हम ये सोसाइटी है, ये इंसानों की सोसाइटी है? क्या हम एक दूसरे के गले काटते रहेंगे? ये हुक्म दिया जाता है कि आप गले काट दें। मुराद उनकी ये थी कि अगर आपसे ये कहा कि आप ये जगह खाली कराएं तो आप एक बैठ के तय करके महज़ब लोगों की तरह उनको मुतबादल देंगे तो आप खाली कराएं। ये क्या करते हैं आप कि जाएं और जाके ताले लगा दिए?
तो अब मैं ये सोच रहा था जिस वक्त जज साहब ये कह रहे थे कि ये क्या होता है बेचारे गरीब छाबड़ी फरोशों के साथ, इनक्रोचर के नाम से आते हैं, इनको उठा के खुद ही अलॉट की होती है पैसे लेके और उठा के फेंक देते हैं, कोई मुतबादल चीज़ नहीं देते, कोई टॉलरेंस नहीं है, हम में कोई एक दूसरे को बर्दाश्त का मादा नहीं है। ऑर्डर जो है उसको सही स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करने की बजाय जिस अंदाज में हम उसको आगे लेके चलते हैं वो उसकी निशानदेही की जस्टिस गुलजार ने आज कि ये क्या मुआशरा हमने क्रिएट कर दिया है। और बहरहाल उनकी ये जो एक और बात भी वहाँ पर सामने आई कि शायद जो मेयर सखर है उनके ख़िलाफ़ जब सहाफ़ियों को ये तालाबंदी हुई तो कुछ उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चली, उनका दिल दुखा हुआ था। जो चीज़ें उन्होंने की वो मैं एज ए सहाफ़ी मैं यकीनन मैं उस पर मुझे शर्मिंदगी आई बहुत ज़्यादा, बहुत पर्सनल चीज़ें थी। और एक सफारतकार के साथ मेयर की तस्वीर थी, वो भी ये बयान किया गया कि जनाब शायद इनका कोई अफेयर है इनके साथ। गलत बात, हम सब की माएँ बहनें हैं और अगर कहीं पे हम कोई कानूनी जंग हार भी जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनकी ज़ातियात पर हमला करें, ये कोई सहाफ़त का असूल नहीं है। मैं वहाँ पर अदालत में हम लोग मौजूद थे और हमने तमाम सहाफ़ियों ने हमने अदालत से इस बात की भी माफ़ी मांगी और लगारी साहब जो एक बड़े सीनियर वकील हैं उनके ये ज़िम्मे लगा कि वो 1 महीने के अंदर अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और देखेंगे कि किसने क्या किया और जिसने जुर्म किया है अगर गलत सब कुछ किया है तो उसके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी। और हम भी सहाफ़ी भी बिल्कुल हम ये मेक श्योर करेंगे कि कोई अगर हमारी सफ़ों में है तो वो इस तरह ब्लैक मेलर नहीं कर सकता, ब्लैक मेल नहीं किसी को कर सकता। सहाफ़त ब्लैक मेलिंग नहीं है, ये जहाँ पर हमारी गलती है हमें उसको तस्लीम करना चाहिए। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ, मेरी मेयर साहब से भी बात हुई, वो इस्लामुद्दीन शेख साहब के साहबजादे हैं, भले आप बच्चे यंग आदमी, दिल उनका बड़ा दुखा हुआ था, लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि उनके दिल में सहाफ़ियों के लिए कोई खुदा न खास्ता कीना है या वो ये चाहते नहीं हैं कि सहाफ़ियों को कोई प्रेस क्लब मिले। मुझे लगता है क्योंकि लाला असद भी आए हुए थे और भी बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, अफजल भट्ट साहब भी थे, कि वो इंशाल्लाह ताला एक स्मूथली जो है ना मसला हल हो जाएगा। अब टाइम तो मैंने हाँ पाक पतन पे आना नहीं, आप बोले क्योंकि मैंने तो थी नहीं ना उधर, आप बेहतर। राना साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो पाक पतन का जो केस है बड़ा अजीब केस है वो कि नवाज शरीफ साहब ने बतौर चीफ मिनिस्टर एक समरी पर साइन कर दिया और वो अदालत के बिल्कुल अहकामात के ख़िलाफ़ थी। लेकिन आज जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट थी उसने तो सबमिट हुई, पहले हो चुकी है हुसैन असगर साहब की, तो उसमें तो उन्होंने ये कहा कि ये नवाज शरीफ साहब ने साइन किए थे। लेकिन आज रफ़ीक रजवाना साहब ने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब ने ये साइन, उनको कुछ पता नहीं था इस बात का, क्योंकि जो महकमा है वहाँ से पीछे रिपोर्ट आई कि जिस नोटिफिकेशन का जिक्र किया गया वो नोटिफिकेशन है ही नहीं, जिस पर सेक्रेटरी औकाफ ने खुद से नोटिफिकेशन जारी किया और उस पर समरी बना के तो चीफ मिनिस्टर साहब को दे दी और इसमें नवाज शरीफ साहब का कोई कसूर नहीं है, ना उनको पता था। तो अदालत ने कहा कि इसको हम देखेंगे। रफ़ीक रजवाना साहब ने कहा कि जी जो आप जिसको JIT रिपोर्ट कह रहे हैं ना, ये 1 मैन कमीशन है हुसैन असगर साहब। तो जस्टिस उमरता बंदयाल बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंडक्ट करते हैं अदालत में, उनके साथ मुनीब अख्तर साहब भी बैठे हुए थे, फैसल अरब साहब भी थे। तो उन्होंने कहा कि आप BCO इतराज़ करें, आप जो चाहें आप इतराज़ कर सकते हैं JIT पर, हम देखेंगे इसको। लेकिन अभी एक चीज़ हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये देखें जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो सरकार की ज़मीन है, जो पाकिस्तान के लोगों की ज़मीन है, कहीं ना कहीं तो किसी ने उसको सेफ गार्ड करना है, उसकी हिफाजत करनी है। अच्छा हुसैन, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मैं शामिल करना चाहूँगी कि हुसैन असगर साहब की जो JIT थी ना, इससे पहले भी एक रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें इनका नाम था नवाज शरीफ साहब का। फिर जब इनकी हुकूमत आई तो उन्होंने एक और रिपोर्ट बनवाई और अपना नाम निकलवा दिया, और जब हुसैन असगर साहब ने दोबारा से इंक्वायरी की तो फिर इनका नाम आ गया। सो इस हवाले से सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हुसैन असगर साहब की रिपोर्ट थी, एक और रिपोर्ट है जिसमें आपका नाम है। हुसैन असगर साहब का मसला क्या है वो तो आपको पता है। नहीं, इनको तकलीफ क्या है? रजवाना साहब जो नहीं, रजवाना साहब जो है वो गवर्नर के ओहदे पर फाइज होने के बावजूद नवाज शरीफ को जब सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी, नाअहल करार दिया, वो उनके इजलासों में जाके उनके घर जाके मीटिंगें करते रहे, उनको मशवरे देते रहे, उस वक्त उन्हें अपने मनसब का ख्याल नहीं आया। हुसैन असगर एक दयानतदार आदमी है, उनकी सरबराही में समी साहब जो JIT बनी थी उसने वाज़े तौर पर लिखा कि ये नवाज शरीफ साहब इसमें मुलव्वस है। अब जो ये रजवाना साहब कहते हैं कि जी नवाज शरीफ ने दस्तखत नहीं किए, आज तक 85 से 90 तक वो चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने कितनी समरियों पर दस्तखत किए? एक भी समरी पर दस्तखत नहीं किए। दस्तखत उनका सेक्रेटरी करता था कि जी वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी है और साइन कर देता था सेक्रेटरी। तो यही प्रैक्टिस चल रही थी, बतौर वज़ीर आज़म भी उन्होंने यही काम किया। तो वो सारी वज़ीर आला पंजाब उस वक्त के जनाब नवाज शरीफ साहब की मंजूरी थी और वो करोड़ों अरबों रुपए की जो अराजी थी पाकपतन में, वो इन्होंने उन्हें अपने चेले चांटों में बांट दी। नहीं, इन्होंने वो देखे वो दीवान साहब को गई, खानका के जो थे
तो दीवान साहब ने आगे लोगों को प्राइवेट उनको बेच दिया। अब बात यह है कि जिसमें मैं जो बात कह रहा हूँ, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये कहा कि हम जो सरकार की ज़मीन है उसको हम हिफाजत करेंगे, जो पाकिस्तान के अवाम की ज़मीन है कोई ना कोई हमने असूल शुरू करने हैं, वज़ा करने हैं, और कहीं से शुरुआत होनी है तो यहीं से हम शुरू करेंगे, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसको अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, ईद के बाद अब इसकी समाअत होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि ये आने वाले वक्तों में जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो औकाफ की ज़मीन है, जो अमलाक के मतरूका वो जो हैं वक्फ जो है वो उनकी जो ज़मीनें हैं वो उनके हवाले से जो बंदर बांट थी वो अब आने वाले वक्तों में नहीं हो सकेगी। और जाने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि कल जब मैं उस प्लाजा के आसपास से गुजर रही थी जिसके इर्द गिर्द तजावज़ात थे और एक लिंक रोड था, तो वो सब खाली था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी, थैंक्स टू जस्टिस गुलजार साहब, वो जल्दी जैसे वो बनेंगे मुझे लगता है कि इस्लामाबाद के जो हालात है ना वो भी काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, और इस्लामाबाद जो पुराना इस्लामाबाद था वही हमें नजर आएगा। जस्टिस खोसा भी बहुत अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह, ये सारे जबरदस्त लेकिन तजावज़ात चाहे कराची में हो कहीं पर भी हो वो खास तौर पर टारगेट करते हैं इस चीज़ को। तो खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।